कपित जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गणानाथं सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिन् पञ्चैतानि संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते अजास्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदो अक्षसूत्रधृकम् वामे कुलशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद आकाशातं पतितं तोय यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छतिं शिक्षा शुभ्राभयकारं ज्ञानमुद्रान्विता शुभा अक्षसूत्रा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय श्री माखन चोर, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दिजियो निज वृंदावन को वास। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहिं विघ्न अनेक। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपवम् भवभावविभावित भिन्नपदम् प्रभुचित्त समाहित साधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमज्जनभीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारणिदम् विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित विश्वमनेक तव नौमि सरस्वती पाद सुरयोषित सेवित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणिधुति शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोलितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्थितिभीतिपदम् गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदर कोमलपादतलम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। श्री सरस्वतीभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव आपका माइक म्यूट है गुरुदेव। गौरी जी आपका माइक चालू है, बंद कीजिए। आवाज आ रही है सबको? जी गुरुदेव आ रही है। हाँ, आवाज आ रही। चलो, प्रार्थना हो गया सब लोगों को। हर हर महादेव। चलते हैं विषय वस्तु पे। हर हर महादेव। हाँ, विषय वस्तु पे किसी का कोई नहीं ज्वाइन कर पाए थे कुंडली, कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे। कारण था कि पहली तारीख थी, यहाँ जियो के नेट में दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। आवाज अब भी आ रही है सबको? जी गुरुजी, आवाज जी स्पष्ट है। चलो, उस दिन हमने पढ़ा था चंद्रमा को वृषभ लग्न में। सब कुछ दिखाई दे रहा? कुंडली बनी पड़ी है, वृषभ लग्न की कुंडली बनी पड़ी है। दिखाई दे रहा है सबको? जी गुरुदेव दिखाई दे रहे। हाँ, दिखाई दे रहा। तो वृषभ लग्न की कुंडली है हमारे ख्याल से, सबको अब दिखाई दे रहा होगा सब क्लियर। उस दिन कहाँ तक देखे थे हम? सप्तम हम भाव तक पढ़े थे कि अष्टम भाव तक? अष्टम भाव तक हुआ था गुरुदेव। देखो, कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का विचार करते हैं। मृत्यु का विचार करते हैं, ये है कुंडली का अष्टम भाव। और यहाँ से हम गूढ़ विद्या का विचार करते हैं। यहीं से हम गूढ़ विद्या का विचार करते हैं। साथ में यही घर से हम इसी घर से हम बात करते हैं। इसी घर से हम बात करते हैं जो है जन्म कुंडली के क्या कहते हैं, मृत्यु का, गूढ़ विद्या का, गड़े हुए धन का। अब यहीं पे जो है अगर चंद्रमा आ गए तो मृत्यु कैसे होती है? जब कोई रोग हो, तो ऐसे में जातक को शीत संबंधित रोग हो जाता है। ऐसे में जातक को शीत संबंधित रोग हो जाता है। जातक को सर्दी जुकाम इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। कब? जब कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो शीत जनित रोग हो जाता है। यहाँ गुरु की राशि बनी है, तो इसलिए जो है यहाँ पेट संबंधित भी दिक्कतें आ जाती है। ये अगर यही इसी भाव पे कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो प्रभाव में थोड़ा कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक को निमोनिया, छाती में जकड़न, कफ संबंधी दिक्कतें या ये दिक्कतें आती है। अगर इसमें लापरवाही कर जाता है तो जातक के तंत्रिका इत्यादि में दिक्कतें आ जाती हैं। जातक के नस संबंधी दिक्कतें हो जाती है। कब? जब यहाँ चंद्रमा होते हैं या चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है तो शीत जनित रोग, कफ जनित रोग संभावना है। ठीक है, ये समस्या बढ़ जाती है जातक को।
अब आ जाओ कुंडली का ये नौम घर। कुंडली का जो नौम घर होता है ना, यह नौम घर जो है भाग्य भाव कहलाता है। भाग्य भाव कहलाता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे जब चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ 10 नंबर की राशि मकर राशि बनी है या शनि की राशि है। अगर शनि इसी घर में हुए या इस घर में हुए तब तो बड़ा शुभ, नहीं तो शनि से अगर तात्कालीन मित्रता हुई, तात्कालीन मित्रता कहाँ हुई, शनि इस घर में, इस घर में, इस घर में, यहाँ, यहाँ या यहाँ। अगर इन घरों में शनि है मतलब जहाँ चंद्रमा है वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर शनि है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे जातक की भाग्य बहुत बढ़िया होती है। अगर यहाँ नहीं हुए तो भाग्य में उतार चढ़ाव होता है, जैसा कि चंद्रमा का स्वभाव है। ऐसे जातक में के भाग्य में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा का स्वभाव है, ऐसी स्थिति में उतार चढ़ाव संभव है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अगर यहाँ हो गए तो उतार चढ़ाव हो जाता और कोई दिक्कतें नहीं होती। भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है। अगर शनि के साथ मिल जाए तो ऐसे में जातक अति भाग्यशाली होता है। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी भाग्यशाली होता है। अगर भाग्य साथ न दे, कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए, अगर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि मतलब 3 घरों में नहीं है, इन घरों में नहीं है, मतलब तात्कालीन मित्रता में नहीं है, बल्कि शनि साथ हो तो बढ़िया आएगा। शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में भाग्य थोड़ा, चंद्रमा खराब होते इसमें भाग्य में उतार चढ़ाव। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आराधना करके, पौर्णमासी का व्रत करके चंद्रमा को मजबूत किया जाए। सोमवार का व्रत करके ओम नमः शिवाय, शिव जी की आराधना, शिव जी की प्रसन्नता इत्यादि करके चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। किसके? दूध और जल के मिश्रित पदार्थ, दूध और जल मिश्रण कर ले। गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल मिला ले और पूर्णमासी के शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे। इससे भी चंद्रमा सही होते। चंद्रमा ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय माता की सेवा करें, माता की आज्ञा माने। अगर सब काम कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, लेकिन माता की सेवा नहीं कर रहे, माता दुखी है, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा खराब होते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा पूर्ण फल नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में माता की सेवा करें, भगवान शिव की पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और रुद्राभिषेक इत्यादि का आप कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं या पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें, चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ती है। यही गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सबको दिखाई दे रहा है। सातवीं दृष्टि चंद्रमा का अपना घर है, तो वहां पे कई बार चंद्रमा जो है आलस इत्यादि की समस्या दे देते हैं, क्योंकि पराक्रमेश। और कब? जब शनि से दृष्ट, हाँ, अगर शनि से दृष्ट नहीं होते तो ऐसे जातक का पराक्रम करता है। पराक्रम का 7वां भाग्य भाव, पराक्रम से अपना भाग्य निर्माता स्वयं हो जाता है। लेकिन अगर कहीं से शनि से दृष्ट हो जाए, क्योंकि शनि की राशि में है, तो ऐसे में कई बार आलस, क्योंकि शनि की राशि है, शनि की राशि आलस प्रदान करती है, तो ऐसे में आलस इत्यादि हो सकता है। तो पराक्रम कभी बहुत बढ़िया करेगा, कभी बहुत आलस कर लेगा, तो ऐसे में थोड़ा भाग्य में उतार चढ़ाव हो जाता है। सबके समझ में आ गया? जी अगर गुरुदेव। जी 10म भाव में चंद्रमा है तो सबको समझ में आ गया। आगे चले। जी गुरुदेव। और 9वां भाव
माफ करेंगे, नवम भाव में अगर चंद्रमा थे। तो सबके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर बताऊं। किसी के नवम भाव के चंद्रमा का समझ में आया, अगर वृष लग्न की कुंडली है और नवम भाव में चंद्रमा है, तो अभी जो हमने बताया, किसी को ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा प्रश्न कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। जी आ गया समझ में। गुरुदेव थोड़ा लाइन कट हो गया था। ये जो आपने बताया कि किन किन घरों में शनि होने से कुछ फल बता रहे थे आप, जैसे देखो, कि जी अगर तात्काल ये क्योंकि 10 नंबर शनि की राशि है, यहाँ 10 नंबर राशि बनी है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ 10 जी नंबर की, हाँ 10 नंबर की राशि। 10 और 11 के मालिक शनि होते हैं। 10 और 11 मतलब मकर और कुंभ के मालिक शनि होते हैं। अगर शनि इसी घर में है तो कोई ग्रह अपना घर नहीं खराब करता, तो ऐसी स्थिति में तो ठीक होता है। शनि तात्कालीन मित्र, अगर 11वें घर में भी शनि है तो तात्कालीन मित्रता। ग्रह जहां भी बैठता है, ग्रह जिस राशि में बैठता है या चंद्रमा जहां बैठे हैं, वहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर शनि है तो तात्कालीन मित्रता हो गई। तात्कालीन मित्रता हम कैसे देखते हैं? तात्कालीन मित्रता देखने का सबसे बढ़िया सिद्धांत है, जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे है तो तात्कालीन मित्रता में आ गए। मान लो यहाँ चंद्रमा है, तो राशि 10 नंबर की बनी है, शनि की राशि है। अगर शनि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ऐसी दशा में शनि जो है तात्कालीन मित्रता में आ गए। जबकि शनि दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं और चंद्रमा देव श्रेणी के ग्रह हैं, फिर भी ये तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। उसके अलावा शनि कुंडली के कहीं भी भाग में बैठे हैं और तो और अगर यहाँ भी बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में तात्कालीन मित्रता में नहीं आते, तात्कालीन शत्रुता में आते हैं। लेकिन क्योंकि युति बन जाती है तो युति में मिला के फल बढ़िया होता है। तो शनि अगर इन 3 घरों में है, इन 3 घरों में है तो ऐसे में तो बढ़िया होता। लेकिन अभी है क्या कि यहाँ से अगर यहाँ शनि है या यहाँ शनि है तो शनि के तीसरी दृष्टि, या यहाँ शनि है तो अभी युति से यहाँ शनि है तब भी जो है तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं। यहाँ शनि है तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं, यहाँ शनि है तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं, यहाँ शनि है तात्कालीन मित्रता में आ जाते हैं, यहाँ शनि है तो युति में है। तो ऐसे में जातक श्रेष्ठ लाभ ले लेता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं शनि तात्कालीन शत्रुता हो गई, इन भावों में हो गए, यहाँ 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 यहाँ, तो ऐसी स्थिति में शनि जब, तो शनि से जो है तात्कालीन लाभ नहीं मिलेगा, तो शनि से शत्रु होगा। शत्रु राशि में बैठेंगे तो यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ती है, कहाँ? पराक्रम भाव में। तो अब चूंकि शनि की राशि में बैठे हैं, शनि हर एक काम देर कराता है, सुस्त कराता है, तो यहाँ से चंद्रमा की जब वहां दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव में, तो पराक्रम थोड़ा कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? जातक थोड़ा आलसी स्वभाव का हो जाएगा और आलस करेगा, इसलिए पराक्रम कम हो जाएगा। अगर शनि से तात्कालिक मित्रता हो गई तो ऐसी स्थिति में जो है जातक श्रेष्ठ पराक्रम करेगा। यहाँ से दृष्टि पराक्रम भाव पड़ती है, अपना ही घर है तो वहां पे श्रेष्ठ पराक्रम करेगा और इस पराक्रम के बदौलत अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होगा। चंद्रमा कब पीड़ित होते हैं? जब शनि से दृष्ट हो जाए, राहु केतु से दृष्ट हो जाए या सूर्य से अस्त हो जाए। सूर्य से अस्त कब होते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि के होते हैं तो सूर्य से अस्त हो जाते हैं। राहु केतु, राहु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि में आ जाए, या राहु उसी में युद्ध हो जाए तो राहु से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। वही हाल केतु से 5वें हो जाए, 7वें हो जाए, 9वें हो जाए या केतु के साथ ही युति हो जाए तो अब जो है चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। शनि से तीसरे, 7वें और 10वें अगर चंद्रमा होते हैं तो शनि के दृष्टि से चंद्रमा खराब हो जाते हैं।
गुरु से छठे आठवें का संबंध बन जाए तब भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं। जहां पे चंद्रमा हो वहीं से गुरु छठे स्थान पे हो या आठवें स्थान पे हो तब भी चंद्रमा खराब हो जाते हैं। तो जब भी चंद्रमा खराब होते हैं तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना श्रेष्ठ है। भगवान शिव की आराधना करें जिससे चंद्रमा मजबूत होते हैं और श्रेष्ठ लाभ देते हैं। तो यहाँ पर बैठे चंद्रमा भाग्य में थोड़ा, चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? चंद्रमा का स्वभाव होता है कम अथवा ज्यादा होना। तो ऐसी स्थिति में भाग्य थोड़ा कभी कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत कमजोर होगी। अच्छा, चंद्रमा का एक स्वभाव और चंद्रमा एक राशि पे 2.5 दिन रहते हैं, इसलिए चंद्रमा राशि बदलते रहते हैं। फिर भी यहाँ अगर जन्म कुंडली के लग्न में यहाँ चंद्रमा है तो ऐसी स्थिति में जातक के भाग्य थोड़ा कम अथवा ज्यादा होती रहती है। पाप ग्रह शनि इत्यादि से दृष्टि चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि पराक्रमेश भाग्य में बैठे हैं तो इसलिए तो श्रेष्ठ लाभ देते हैं। अति पराक्रम करके जातक अपना भाग्य निर्माता होता है। लेकिन गुरुदेव, ऐसी गुरुदेव क्षमा करे, जिसके लिए आपने ये इतना बता रहे हैं अभी वो लेफ्ट हो गए। गुरुदेव अभी जो भी पूछेगा उनको रिकॉर्डिंग देख के सुनने को बोलिए, आगे पढ़ाए गुरुदेव। कोई नहीं, वो लेफ्ट हो आप गए। लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, वो लेफ्ट हो गए, ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुने, ये जो ज्ञान दे रहे हैं आप लोग सुने। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, शिव की आराधना से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। आ जाओ दसम भाव में, कुंडली के दसम भाव या कर्म भाव कहलाता है। और यहाँ पे चंद्रमा हो जाए, शनि की राशि है, तो यहाँ पे जातक श्रेष्ठ कर्म करता, क्योंकि पराक्रमेश अगर कर्म भाव में आ जाए तो जातक श्रेष्ठ कर्म कराता है। क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव उतार चढ़ाव होता है, तो कई बार नौकरी या व्यापार इत्यादि में भी उतार चढ़ाव की संभावना हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा जातक को व्यापार से भी या नौकरी से भी जिस चीज से है उसको श्रेष्ठ लाभ दिलाता है। लेकिन शनि के इत्यादि से दृष्ट हो जाए तो वही है कि कार्य क्षेत्र में परिवर्तन बार बार कराता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा बढ़िया लाभ देता है। अगर किसी प्रकार से चंद्रमा पीड़ित हो जाए, जैसा कि बताया, पीड़ित कैसे होंगे? शनि से दृष्टि हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए। सूर्य से अस्त कब होंगे? जब सूर्य और चंद्रमा की युति होगी। गुरु से छठे आठवें का संबंध बन जाए, कहीं राहु केतु इत्यादि से ग्रहण दोष में हो जाए, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, या राहु केतु उन्हीं घरों में है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। तो कई बार कार्य क्षेत्र में बदलाव इत्यादि कराते हैं। फिर भी यहाँ बैठा चंद्रमा जब तक को श्रेष्ठ परिणाम देता है। यहाँ से बैठे चंद्रमा का सूर्य के घर पे, माँ के घर पे दृष्टि पड़ती है, माँ का सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा। अगर यही पे सूर्य है तो माँ का, पिता से, दोनों से सुख होगा। और ऐसा चंद्रमा क्योंकि पराक्रमेश आके कर्म भाव में है, तो ऐसा जातक अपना पराक्रम करेगा और यहाँ से श्रेष्ठ लाभ करेगा। यहाँ से दृष्टि भूमि भवन वाहन पे पड़ेगा, तो अपने पराक्रम से भूमि भवन वाहन इत्यादि की व्यवस्था करेगा। समझ में आया? जी जी। कोई ऐसा है जिनके नहीं समझ में आया हो? दसम भाव का चंद्रमा और इनकी दृष्टि गुरुदेव? चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सातवें, जहां भी बैठते हैं अपने से सातवां घर देखते हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ से चंद्रमा यहाँ तक देखिए। अब यहाँ कैसे देखे? यहीं पे गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ जब चंद्रमा थे नवम घर में, तो यहाँ गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7। पराक्रम कर को देखते थे। दसम भाव में, कर्म भाव में है, तो यहाँ से चंद्रमा गिनो तो 1 2 3 4
5, 6, 7। चंद्रमा हमने पहले भी बता दिया, फिर भी बता देते हैं। चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। भगवान सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि देखते हैं। शुक्र शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। बुध के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। तो चंद्रमा सूर्य के पास एक एक दृष्टि है। कौन? 7वीं दृष्टि। बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र, बुध शुक्र सूर्य ये आसपास ही होते, 1-2 घर का अंतर होता है। सूर्य से मान लो 1-2 घर आगे, 2 घर आगे, 2 घर पीछे हो सकते हैं शुक्र। वही स्थित होती है बुध, क्योंकि ये सब ग्रह एक एक महीने पे अपनी राशि चेंज करते हैं, सूर्य भी, शुक्र भी और बुध भी। मंगल 45 दिन पे अर्थात 1.5 महीने पे राशि चेंज कर देते हैं। तो मंगल की जो है, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं, मान लो मंगल यहाँ बैठ गए, तो यहीं से चौथे घर को देखेंगे। 1, 2, 3, 4 चौथे घर को देखेंगे। और 7वें घर को सब देखते हैं, 4 से 5, 6, 7वें घर को देखिए। ठीक है, 7वें घर को देखिए। 4, 7, बुध 8 अगर, ना गुरुदेव? हाँ 7वें घर को देखे, ठीक है। और उनके पास एक दृष्टि और है, 8वें घर को। मंगल के पास कौन कौन दृष्टि है? 4, जहां 7, बैठते 8। हैं, चौथे घर को देखते हैं। 7वें घर को तभी देखते हैं। और 8वें घर, 7वें घर का मतलब क्या होता है कि जिस राशि में बैठते हैं उसके सामने वाली राशि को, जिस राशि पे जो ग्रह बैठता है उसके सामने वाली राशि को, मान लो आप किसी के छत पे चढ़े हो ऊंचाई पे, तो सामने बगल वाले घर को सब देख लोगे। लेकिन कुछ ग्रह थोड़ा और ऊंचाई पे हैं, तो वो जो है, मान लो कुछ ग्रह और है, तो थोड़ा तिरछे बाई अगल बगल के भी देख सकते हैं। तो वही है मंगल। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 8वें घर को देखते हैं। शनि जहां पे बैठते हैं, शनि जहां पे बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं। जहां भी बैठते, मान लो शनि यहाँ है, तो यहीं से 1, 2, 3 इस घर को देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे और 3, 7वें 7, घर को 10। देखेंगे और 10वें घर को देखेंगे। शनि के लिए 7, 3, 10 बढ़िया याद करने का अच्छा तरीका है, 7, 3, 10। गुरु जहां बैठते हैं, तो गुरु जहां बैठते हैं वहां से अच्छा, 5वें घर को देखेंगे, 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। ठीक है, गुरुदेव ये चलें। फलित करने के लिए ये दृष्टियां बहुत आवश्यक है ना गुरुदेव? हाँ, दृष्टियां और भी है। देखो, जब हम सूक्ष्म सूक्ष्म करते हैं ना, तो ग्रह एक पार से किस घर को देखता है, 2 पार से, लेकिन वो जब हम सूक्ष्म में जाते हैं तब। अब यहाँ क्या है, जो हमारी मेन जो है, हम इससे फलित बढ़िया कर सकते हैं। बिना दृष्टि के, ग्रहों के दृष्टि के हम फल नहीं बता सकते। 2-3 जी जी। चीजें होती है, शत्रु राशि ग्रह, मित्र राशि, तात्कालीन मित्रता, तात्कालीन शत्रुता, ग्रहों की दृष्टि, फलित इन्हीं पे आधारित है। और डिप में जाते हैं तो वर्ग कुंडलियां हैं, वर्ग कुंडलियों से जिस भाव का, अगर आपके पास वर्ग कुंडली नहीं है, तो मान लो आपको किसी जातक के छोटे भाई बंधुओं के बारे में विचार किया जाए, तो हम जैसे जाते हैं तीसरे घर को, इसी मान लो इसी कुंडली को, अगर हमें इसके छोटे भाई बंधुओं के बारे में विचार करें, तो सारे ग्रह जो जैसे हैं उसे करना है, हमें इसको लग्न बना लेना है। किसी के भूमि भवन वाहन का प्रश्न करता है तो हमको इसको लग्न बना लेते हैं। रोग संबंधी दिक्कतें करता तो हम इसको लग्न बना लेते हैं। अगर धन संबंधी दिक्कतें करता तो हम इसको लग्न बना लेते हैं। अगर कोई कहता है हमारे शादी त्याग क्यों नहीं हो रही, शादी में समस्या आ रही, तो हम इसको लग्न बना के, 7वें घर को लग्न बना के हम देख लेते हैं। जिनको दिक कुंडलियां नहीं पता है, वर्ग कुंडलियां नहीं पता है, आगे जाके नहीं कर पाते, तो वो इनसे भी फल, उस दिन आपको हमने मारक और बाधक ग्रह भी बता दिया था। मौका मिलेगा तो दोबारा फिर बता देंगे।
चलते हैं विषय वस्तु पे आते हैं। दसम घर में चंद्रमा का फल, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो दसम घर में चंद्रमा हुए, तो हमने आप लोगों को पढ़ाया, सबके समझ में आ गया। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। फिर हम एकादश घर और द्वादश घरों के बारे में चलते हैं। किसी को दसम भाव में हाँ बोले 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 गौरी जी बोले। गौरी जी प्रश्न करें। आप या तो हैंड नीचे कर लीजिए या तो प्रश्न कीजिए। हाँ जी गुरुदेव, थोड़ा ये मेरा ये लाइन डिस्टर्ब होने से सुन नहीं पाया सारांश, अटके। गौरी जी, हाँ जी, हाँ जी। गौरी जी सुनिए, अभी जो रिकॉर्डिंग मिलती है आपको ग्रुप में, वो रिकॉर्डिंग सुनिए। गुरुदेव को डिस्टर्ब हो रहा है, आगे का पढ़ाई नहीं हो रहा होता है, तो आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं। नहीं, मेरा गौरी जी नेटवर्क की ठीक, वजह से हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कोई बात थोड़ा दिक्कत है, तब ही लेफ्ट हो रहा हूँ। कोई बात नहीं। आवाज। गौरी जी ऐसा है ना, अभी सुनो, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है और हम उसको फेसबुक पे भी डाल देते हैं। रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, हम फेसबुक पे भी डाल देते हैं, तो आप लोग उसको दोबारा सुनेंगे। जो पढ़ते हैं वो भी सुने, जो जो मतलब क्लास में भी हैं वो भी सुने, तो उनको दोबारा दोबारा 2-3 बार, किसी भी वीडियो को जब 2-3 बार आप देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक बार देखे फिर भूल जाओगे, एक बार देखो तो भूल जाओगे, 2-3 बार उसको देखो। अब फिर भी नहीं होती तो आप प्रश्न कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हैं। तो दसम भाव गौरी का जी, हो गया। जी गुरुवार, जी गौरी गुरुवार, जी, ठीक है। गुरुदेव को फेसबुक पर आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी चलते हैं जी हम जी। एकादश। जी हाँ गुरुवार, ठीक है जी, ठीक है, लेकिन मेरा लेफ्ट होने का कारण यही है कि मेरा कोई नहीं, ये कोई बात सुन नहीं, नहीं पा ठीक, रहा। हम दोबारा ऐसा जी अभी द्वादश भाव तक चलते हैं, फिर भी अगर समय मिलता है तो हम दसम भाव पे दोबारा बता देते हैं आपको, ठीक है। पहले 11वां भाव देखो। एकादश भाव में वृषभ लग्न की कुंडली है, तो एकादश भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी, अर्थात गुरु की राशि मीन राशि हुई। वह मीन राशि हुई। और एकादश भाव क्या है? आय भाव कहलाता, प्रॉफिट का घर कहलाता है। यह आय भाव, यहाँ बड़े भाई इत्यादि का भी विचार करते हैं। कुंडली का ये भाव आय भाव कहलाता है, ये लाभ भाव कहलाता है। यही से हम कुंडली के बड़े भाई इत्यादि का भी विचार करते हैं। जातक के बड़े भाई का भी विचार हम यहीं से करते हैं। यहाँ गुरु की राशि बनी है, अगर वृषभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ जो है 12 नंबर की गिनती आ जाती है, अर्थात मीन राशि हो जाती है। अगर यहीं पे चंद्रमा बैठ जाते हैं तो चंद्रमा कहाँ है? गुरु की राशि में है। कहाँ है? गुरु की राशि में है। यहाँ पे चंद्रमा कौन है? चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी, पराक्रमे से आके लाभ भाव में बैठ जाए, आय भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ पराक्रम करता है और श्रेष्ठ आय प्राप्त करता है, अर्थात श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक अगर कहीं से गुरु की दृष्टि हो जाए तब तो सोने पे सुहागा। ऐसा जातक या गुरु से युत हो जाए या कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए। गुरु कहाँ से देखेंगे? गुरु के पास 5वीं 7वीं, अगर गुरु यहाँ तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पा जाएंगे। या गुरु यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि आ जाएगी। या गुरु यहाँ है, अगर यहाँ गुरु हो जाते हैं तब तो देखो यहाँ राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ के स्वामी यहाँ और यहाँ के स्वामी यहाँ। गुरु से, गुरु के घर में चंद्रमा और चंद्रमा के घर में गुरु, ऐसे जातक में ये बहुत बड़ा राजयोग हुआ। और क्योंकि एक दूसरे से राशि परिवर्तित किए हैं, ऐसी स्थिति में जातक, चूंकि धन का स्वामी पराक्रम में और पराक्रम का स्वामी
आय भाव, प्रॉफिट भाव में। ऐसे में जातक बहुत बढ़िया श्रेष्ठ धन लाभ कमाता है। कब? गुरु गुरु जब यहाँ होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं दृष्टि बहुत बढ़िया यहाँ गुरु से संबंध बनेगा, जातक श्रेष्ठ लाभ पाएगा, यहाँ पर राजयोग बनेगा। और लेकिन गुरु अगर इसी घर में है तब भी चंद्रमा और गुरु की युति से बहुत लाभ कमाएगा। चंद्रमा गुरु, अगर गुरु यहीं से चंद्रमा है 3 घर आगे और 3 घर पीछे हो जाए तब भी तात्कालीन मित्रता में आ जाएंगे और मित्र ही है चंद्रमा और गुरु, तो ऐसी स्थिति में भी श्रेष्ठ लाभ कमा लेंगे। लेकिन कभी गुरु तात्कालीन शत्रुता बन जाए या गुरु से चंद्रमा का 6ठे 8वें का संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति में ये आय में भी उतार चढ़ाव करेंगे। मतलब आज 20,000 रुपया महीने कमा रहा है तो अगले महीने में 50 भी कमा सकता है या 5,000 रुपये भी आ सकता है। कहने का मतलब आय में उतार और चढ़ाव हो जाता है। कब होगा उतार चढ़ाव? जब गुरु पीड़ित हो जाए या चंद्रमा पीड़ित हो जाए। चंद्रमा कब पीड़ित होते हैं हमने बता ही दिया। गुरु कब पीड़ित होते हैं? गुरु 6ठे 8वें 12वें भाव में हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, या राहु केतु इत्यादि से दुष्ट हो जाए तो गुरु पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में चूंकि भाग्य का पराक्रम का स्वामी भाग्य में बैठा है तो जातक श्रेष्ठ लाभ कमाता है। लेकिन जब गुरु पीड़ित हो जाए या गुरु तात्कालीन शत्रुता में हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक की आय बराबर, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव क्या होता है? घटना और बढ़ना। मान लो जातक की पेमेंट 20,000 रुपया है, कोई ऐसा काम करता हो 20,000 रुपया महीना कमाता है तो कोई ऐसा काम करके 50,000 भी कमा सकता है और कई बार ऐसा भी हो जाए तो 5,000 रुपये भी आ सकता है। कहने का मतलब भाग्य एक सी नहीं, ये आय एक सी नहीं रहती, आय घटती और बढ़ती रहती। पता लगा? जब तक 20,000 या 50,000 कमाया और उसके खर्चे हुए, उसके बचा ही कुछ नहीं, बात बराबर हो गई। तो यहाँ से आय जो है, क्योंकि यहाँ बचत, आय का मतलब बचत, बचत जो होती है उसी को आय कहते हैं। हमारी आमदनी, कमाया खर्चा कर दिया तो बचत नहीं हुई, वो आय नहीं हुई, लाभ नहीं हुआ। यहाँ से लाभ का विचार करते हैं तो लाभ हमारा, तो यहाँ लाभ एक सा नहीं रहता। लाभ में चंद्रमा के कारण उतार चढ़ाव हो जाता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो सबको पता है कि चंद्रमा को सुधारने के लिए भगवान शिव के साथ ही एक, भगवान शिव का ये एक आधार है। भगवान शिव की पूजा इत्यादि करके चंद्रमा से हम उच्च लाभ या शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा कितना भी खराब है, चंद्रमा 6ठे 8वें या 12वें में ही क्यों न हो, चंद्रमा शनि से ही दृष्ट क्यों न हो, चंद्रमा ग्रहण योग में ही न क्यों हो, सबका अगर श्रेष्ठ लाभ होता है तो भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप, रुद्राभिषेक, भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देके, भगवान शिव को जल अर्पित करके, सोमवार का व्रत करके, पूर्णमासी इत्यादि का व्रत करके हम चंद्रमा से श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। सबके समझ में आ गया? गुरुदेव, द्वादश भाव होने के बाद ये चंद्र ग्रहण के बारे में आपने एक बार बताया था कि काला कपड़ा में नारियल 7 वो क्या है तो बताया था गुरुदेव, वो उपाय बताया गुरुदेव द्वादश भाव होने के बाद। द्वादश भाव नहीं, अगर राहु से सूर्य और चंद्रमा दृष्टि हो जाए, चंद्रमा या युति हो जाए तो ग्रहण योग जो होता है ना राहु या केतु से, जी तो जी। ऐसे में शनिवार के दिन वो काला कपड़े वाला उपाय हमने बताया था। कब? जब राहु और केतु से पीड़ित हो जाए चंद्रमा अथवा सूर्य, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी काली उड़द का दाल, साबुत उड़द जो होती है वो रख ले
तो साबुत उड़द ले ले, थोड़ा सा नमक, एक काले कपड़े में एक नारियल ले ले, 9 रुपया डाल ले, और लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला नहीं है तो पत्थर वाला भी कोयला मिल जाए, अपने ऊपर, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए, कौन है, अपने ऊपर 7 बार उतार करके, अपने बार ऊपर 7 बार उतार करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और अगर कहीं तीर्थ इत्यादि का जल है तो फिर प्रवाहित करने के बाद उस नदी में, उस बहते जल में स्नान करके घर आ जाए। अगर नहीं ऐसा है, बहता हुआ जल नहीं है और स्नान करने लायक जल नहीं है, वहां घाट नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में घर पे आके हाथ पैर इत्यादि धुल के तभी घर में आए। बोले किसी का गुरुदेव, प्रश्न? ये जो आपने उपाय बोला, ये खुद किए तो चलता है क्या, दूसरा कोई करना है इनके बारे में गुरुदेव? बोले तो अभी ये देखो, उतारने को बोला था ना, कि अभी हाँ नारियल। देखो, एक मिनट, खुद खुद कर सके तो ज्यादा बढ़िया। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, वो नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उसके परिजन लोग उसके ऊपर उतार करके ले जाके बहते हुए जल में, कोई नदी है, समुद्र है, नहर है, जहाँ लगातार ये क्या कहते हैं, जल बह रहा है, उसमें इसको प्रवाहित कर दें। और ये उपाय सबको नहीं बताया जाता, ये जो उपाय हम बताते हैं ना, ये उपाय बार बार बताने से इनका प्रभाव कम हो जाता है। ये जो है टुटके होते हैं, एक तरह के टुटके होते हैं, तो टुटकों का प्रभाव बार बार पूछा। आप लोग एक बार लिख लिया करें, प्रश्न करना हो तो, या आपको न समझ में आए तो फोन करके पूछ लिया करें, क्योंकि ग्रुप में, क्योंकि क्लास है वहां बताना जरूरी हो जाता है, लेकिन बार बार इन उपायों को जब हम बार बार कई लोगों को शेयर कर देते हैं तो इसका असर कम हो जाता है। टुटके हैं, टुटके इसलिए गोपनीय रखे जाते हैं, ठीक है। जी। तो कभी किसी को कोई समस्या आती है, तो क्या चंद्रमा की बात चल रही है, आपका प्रश्न जायज था, हमने बता दिया, लेकिन कभी कोई समस्या आती है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जी। ये उपाय अगर नहीं सबको ये उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि बार बार जितना इनको प्रयोग करोगे ना, फिर ये उपाय कम प्रभाव। जैसे कुछ जड़ी बूटियां होती हैं तो वैद्य लोग नहीं बताते, बार बार जब सार्वजनिक हो जाता है तो उस जड़ी बूटियां कम प्रभाव देती हैं। वैसे ये मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र, कुछ टुटके ऐसे होते हैं, वो ज्यादा सार्वजनिक होने पे उनका प्रभाव कम हो जाता है। चलिए, कौन है, ये सनी जी है कि ये संजय जी हैं? संजय जी प्रश्न करें, संजय जी प्रश्न करें, आपका हैंड शेक है, या तो हैंड नीचे कर लीजिए, या तो फिर प्रश्न करें। हाँ गुरुदेव, सं- जी, गुरुदेव, मैं ये पूछ रहा था, अगर गुरुदेव राहु केतु से पीड़ित है तो क्या उपाय करना उचित होगा? गुरु के मंत्र का, हाँ गुरु के बीज मंत्रों का जाप करके, हवन करके, और राहु या केतु जिनसे भी हो, क्योंकि राहु से अगर पीड़ित है तो केतु की दृष्टि पड़ेगी, नहीं नहीं, या केतु से पीड़ित है तो राहु, हाँ बराबर बराबर। हाँ, अगर राहु या केतु जिनसे भी पीड़ित है उनके बीज मंत्रों का जाप करके, उनका उपाय करके, राहु केतु और गुरु का उपाय करके हम उनसे श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। बीज मंत्रों, हाँ अच्छा, जो भी बीज मंत्रों का जाप हम करते हैं उससे पहले एक माला ओम गण गणपते नमः, गणेश जी का वो करके, क्योंकि पहला किसी भी जान। शुभ कार्य का प्रारंभ हम गणेश जी से करते हैं, तो हम गण गणपते नमः एक माला जाप करके, उसके बाद जिस भी ग्रह का आप जाप कर रहे हैं उसका, तो उसमें जो है गुरु के बीज मंत्रों का या राहु और केतु के बीज मंत्रों का जप करके हम वो वेद, श्रेष्ठ लाभ। गुरुदेव वेदोक्त मंत्र का जाप किया तो अच्छा होता है क्या, नहीं होता है? बीज मंत्रों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है, करने को आप तांत्रिक जो तंत्रोक्त मंत्र है उसका भी कर सकते हैं, और हाँ भी जो हाँ हाँ। मंत्र है उनका कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्रों से थोड़ा प्रभाव नहीं, जल्दी होता है, बीज मंत्र। हमारे दादाजी परदादाजी क्या कहते थे, जब ब्राह्मण यजमान होगा और आपके लिए खुद अपन विप्र होंगे तो वेदोक्त मंत्र का जाप करना चाहिए बोल रहे थे।
हमारे चलो दादाजी ठीक। परदादाजी। हाँ, एक्चुअली होता क्या कि वेद के जो मंत्र होते हैं ना, हाँ वेद के मंत्र, इसलिए मैंने बीज मंत्र बोला, वेद के मंत्र हाँ जो, इसीलिए वेद के मंत्र गलत जगह और अशुद्ध अगर आप प्रयोग करते हैं, अशुद्धता से बोलते हैं, या हाँ उनको जी। गलत जगह, साफ सफाई जगह नहीं बोलते। आजकल लोग गायत्री मंत्र इत्यादि जहां मर्जी हाँ बोलते हैं, हाँ इसलिए गायत्री के, हाँ हाँ तो वो फिर उसका फल नहीं मिलता, उसका कई बार अशुभ फल मिलता है, क्योंकि वेद की ऋचाएं बहुत शुद्धता से बोलना चाहिए और बहुत सफाई हम्म। से। नहीं, तो इसलिए आपने खुद के लिए करना होगा तो अपने वेद खुद के लिए भी का, बोले तो शुद्ध वेद शुद्ध। मंत्र का। हाँ, माइक बंद शुद्ध कीजिए, शुद्ध। माइक बंद कीजिए। देखो, जो वेद के मंत्र हैं, जो भी वैदिक मंत्र हैं, जो भी वैदिक मंत्र हैं, उनका प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो पहली बात तो शुद्ध बोलना सीखें। अगर आप अशुद्ध बोलेंगे तो उसका अशुद्ध फल होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में एक कथा आता है, इंद्र जो है, इंद्र यज्ञ कर रहे थे। अभी है हमारे संतोष जी का भी एक दिन प्रश्न आया, पृष्ठा कौन है। तो हुआ क्या कि इंद्र जो है एक यज्ञ कर रहे थे, और तो उसमें बृहस्पति देव उनसे रूठ गए थे। तो जिस जिस पुरोहित को उन्होंने रखा था, वो कुछ आहुतियां दैत्यों को भी दे देते थे। बोल, क्योंकि कहते हैं कि देवता और दानव जो है तो भाई भाई, एक ही पिता के अलग अलग, अदिति और अदिति दो माताओं के संतान है, पिता तो एक ही है। तो वो दोनों जब भाई हैं तो ये समझ के कि दोनों भाई हैं, कुछ आहुतियां दैत्यों को दे देते थे। तो इंद्र ने किया क्या, तो उनका गला काटकर हत्या कर दिया। फिर उनका पुत्र बदला लेने के लिए एक ऋचा उत्पन्न किया। तो उसमें जो वैदिक मंत्रों का प्रयोग हुआ उसमें थोड़ा गलत हो गया उच्चारण। उसमें यह था कि इंद्र के मारने के लिए ऋचा उत्पन्न करना है, वो ऐसी ऋचा उत्पन्न हो जिससे जो इंद्र को मारे। लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया, उसमें हुआ कि ऐसी ऋचा उत्पन्न हो जिसको इंद्र मारे। तो लास्ट में इंद्र ने मारा, वो बाद में नारायण कवच इत्यादि का पाठ किया था। तो खैर अलग कहानी है, उस पे हम अभी पुराणों पे नहीं जाएंगे, ज्योतिष पढ़ा रहे हैं तो ज्योतिष पे ही जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर वैदिक मंत्रों का आप गलत प्रयोग कर रहे हैं तो उसका असर भी गलत आएगा। ठीक है, तो वैदिक मंत्र पहली बात शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जगह पे होना चाहिए, और वैदिक मंत्रों का प्रयोग हमेशा गोपनीय किया जाता है। जैसा आपके दादा ने बताया कि ब्राह्मण के यहाँ शुद्धता होती है, इसलिए ब्राह्मण कहीं भी, कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण के यहाँ, मंदिर पे कहीं शुद्ध शुद्ध स्थान है जहाँ शुद्धता का बोलबाला है, वहां करें। ब्राह्मण के यहाँ भी अगर अपवित्रता है तो ब्राह्मण के यहाँ भी उसका प्रयोग न करें। इसीलिए गायत्री इत्यादि की जब दीक्षा दी जाती है तो घंटा और शंख इत्यादि बैठाया जाता है, कान में मंत्रों का दीक्षा दी जाती है। लेकिन आजकल लोग, गायत्री परिवार वालों ने पहले शुरू किया, अब कहीं भी थोड़ा सा भी होम हो तो गायत्री मंत्र का तो खुलेआम प्रयोग होता है। तो इसीलिए वैदिक मंत्र जो है, वैदिक मंत्रों को बोल के नहीं प्रयोग होता। स्वाहा सुनाई दे, बाकी जो मंत्र मन में ही बोला जाना चाहिए, धीरे बोला जाए, तभी वैदिक मंत्र पूर्ण प्रभाव देते हैं, गोपनीय मंत्र होते हैं। चलिए, और कौन है अभी प्रश्न करना चाहते हैं? ये आध्यात्म से कोई है, प्रश्न करें। भगवान प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम ये कह रहे थे कि एक धनु लग्न की कुंडली है। अभी ये क्लास पूरा हो दीजिए, क्योंकि हम वृषभ लग्न पढ़ा रहे हैं। अच्छा क्रम अच्छा से हम ठीक है। धनु लग्न, हाँ, क्रम से हम धनु लग्न भी पढ़ाएंगे, या अभी ठीक क्लास ये वृषभ लग्न हमारी पूरी हो जाने दीजिए, फिर बीच में अगर समय मिलता है तो हम अभी धनु लग्न की बता दें। क्योंकि है क्या कि बताने में कोई दिक्कत नहीं, बता सकता हूँ अभी भी। अब है क्या कि ग्रुप में प्रश्नों का सिलसिला चलेगा तो हम विषय वस्तु से चूक जाते हैं। अच्छा, सबका कहीं न कहीं, किसी के बेटे का है, किसी का अपनी स्वयं कुंडली है, किसी के जजमान का है, तो फिर ये पढ़ाई कम हो जाएगी और कुंडली विवेचना ज्यादा हो जाएगी। फिर भी ठीक अगर ठीक समझना तो हम समझाएंगे उसको।
लेकिन थोड़ा ठीक है सा भगवान, क्षमा गुरुदेव, चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। गुरुदेव इनकी कुंडली में एक ही घर में 8 ग्रह बैठे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो अभी देखते हैं, अभी अभी इनकी हाँ, कुंडली, कुछ ऐसा ही प्रश्न था भगवान। चलो अब अभी बाद में अभी बताएंगे देखते जब धन हैं, लग्न आएगा। और अभी गुरुदेव ऐसा कैसा है? द्वादश द्वादश भाव पढ़ा, माइक बंद करिए। द्वादश भाव पढ़ाने के बाद आपकी कुंडली अगर समय बचता है तो लेते हैं, ठीक है। टाइम क्या हो गए? गुरुदेव 8:51। हाँ, 8:51 चलते हैं। अगर 9 बजे तक हो जाते तो 15 मिनट में आपका वो लेते हैं हम। आप फिर ठीक है हमें भगवान, भी समझ ठीक है। जाएगा गुरुदेव, हाँ, हमें भी चलते हैं। समझ माइक बंद जाएगा। कीजिए सब लोग, माइक बंद कीजिए। तो अभी हमने पढ़ाया आपको 11वें भाव के बारे में। किसी का 11वें भाव में वृषभ लग्न की कुंडली है, 11वें भाव में किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले, फिर हम द्वादश भाव में चलते हैं। किसी की कोई प्रश्न? चलते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है, अगर द्वादश भाव में चंद्रमा हो जाए तो क्या फल होता है। जैसा कि हमने देखा है, द्वादश भाव में 1 नंबर राशि बनी है, अर्थात मेष राशि। मेष राशि बनी है जिनके स्वामी मंगल होते हैं। कुंडली के 6ठा, 8वां, 12वां भाव स्त्रीक भाव में कहलाता है। पराक्रम का स्वामी जाके व्यय भाव में बैठ जाए। पराक्रम का स्वामी 4 नंबर की गिनती के चंद्रमा स्वामी होते हैं। पराक्रम का स्वामी व्यय भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक में होता क्या कि पराक्रम तो बहुत करता है, लेकिन पराक्रम पूर्ण रूप से फल नहीं देती, अर्थात फलों में कमी होती। कई बार आलस कर जाता। चंद्रमा का स्वभाव भी हो घटना बढ़ना, तो कई बार पराक्रम करेगा, कई बार पराक्रम नहीं करेगा। अर्थात किसी कार्य का शुभारंभ करेगा, बीच में छोड़ देगा, तो यहाँ जो है पराक्रम व्यय हो जाता है। जब बीच में छोड़ देगा तो कार्य पूरा नहीं होगा, तो पराक्रम का भी यहाँ व्यय हो जाता है। अगर मंगल इसी राशि में बने हैं, चंद्र मंगल के साथ हो गया, तब तो ठीक है। यह जातक ऋण रोग शत्रु भाव पे दृष्टि डालेगा और प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा। अगर यहाँ मंगल नहीं है तो मंगल की कहीं से दृष्टि पड़ रही है। जैसा कि हमने बताया, मंगल की दृष्टि कहाँ से पड़ती है? मंगल 4, अगर 7, 8। यहाँ है तो, 4, हाँ, 7, 8। मंगल अगर यहाँ है तो एक दूसरे से राशि परिवर्तित किए हैं, अर्थात मंगल के घर पे कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा के घर पे मंगल। तो द्वादश का दोष उनका मिट जाता है, क्योंकि एक दूसरे से राशि परिवर्तित किया। तो ऐसा जाता है लाभ। अगर यहाँ नहीं है तो, अगर मंगल कहाँ है तो 1, 2, 3, 4, अगर मंगल यहाँ है तो चौथी दृष्टि, मंगल यहाँ है तो 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि, और मंगल यहाँ है तो 8वीं दृष्टि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं दृष्टि। तो ऐसे में अगर मंगल की दृष्टि पड़ती तो मंगल क्या है? मंगल की अपनी राशि, मंगल 1 नंबर राशि क्या है? मंगल अति ऊर्जा है, धैर्य विहीन बना देगा। जल्दबाजी में, कई बार जल्दबाजी से जातक अपना कोई ऐसा कार्य कर देता है जो जल्दबाजी में तो अपना जो है नुकसान कर लेता है। लेकिन कोई अब यहाँ से अगर मंगल हो गया, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और चंद्रमा। तो ऐसे जातक की गुरुजी नमन। गुरुजी, आपने बोला कि पराक्रम भाव से चौथी दृष्टि पड़ेगा मंगल देव का 12वां भाव है, वो तो सही नहीं है, वो 10वां दृष्टि होता है। 9वां भाव से चौथी दृष्टि पड़ेगा, यहाँ से 10वां दृष्टि पड़ रहा है। 10वां दृष्टि मंगल देव का 10वां दृष्टि पड़ेगा हाँ, 12वां भाव में। यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, सही बोले आप। 9वां भाव से चौथी दृष्टि पड़ेगा गुरुजी। यहाँ तो राशि, ठीक है, राशि परिवर्तन हो। अगर यहाँ से राशि परिवर्तन ठीक है गुरुजी। बता रहा था। हाँ, यहाँ से है क्या कि पराक्रम का स्वामी, ठीक है, आपने सही बोला। वो इसलिए हुआ क्या, राशि परिवर्तन, फिर वहीं से मैंने गिनती कर दिया, सही है क्या कि यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है। व्यय भाव का स्वामी पराक्रम में, पराक्रम का स्वामी व्यय भाव में। तो यहाँ जो है दोष मिट जाता है, और चौथा घर यहाँ से होगा, ठीक है।
चौथा घर यहाँ से 1 2 3, नहीं यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4, सही सही बोले आप। एक्चुअली वो राशि परिवर्तन का बता रहे हैं तो वही हमने गिन दिया आपको चौथा घर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मंगल राशि परिवर्तन कर देते हैं तो ये द्वादश का दोष मिट जाता है और यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ दे देता है, क्योंकि व्यय का स्वामी पराक्रम में और पराक्रम का स्वामी व्यय में। ऐसे में जातक जो है अच्छा पराक्रम करके, अति पराक्रम करके व्यय करेगा। व्यय कहाँ करेगा? जब आय बढ़िया होगी तभी व्यय करेगा। तो ऐसे में तो बहुत बढ़िया आय भी बहुत बढ़िया होगी और व्यय भी बढ़िया करेगा। लेकिन ऐसा जातक अगर यहाँ चंद्रमा है तो ये सोच समझ के व्यय करेगा, बहुत समझ के। लेकिन अब है क्या कि ये मंगल की राशि है और मंगल की राशि में मंगल क्या 1 नंबर की राशि है मेष राशि। मेष राशि में चंद्रमा करेगा क्या? जल्दबाजी करेगा। ये ऊर्जा वाली राशि होती है, धैर्यहीन राशि होती है। तो यहाँ पे थोड़ा चंद्रमा आ जाते हैं तो मेष राशि का अच्छा चंद्रमा कुंडली में जिन राशियों में बैठता है वही अभी ऐसा जाता है कि वृश्चिक लग्न और मेष राशि का हो जाते हैं। मेष राशि के जब जातक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह जातक जो है करेगा क्या? यहाँ से जो है कई बार, क्योंकि अपने ही कामों से जल्दबाजी से कई बार नुकसान कर लेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य कर लेगा, नुकसान होगा। और यहाँ पे मंगल है तब भी मंगल नहीं है तब भी ऐसे में जातक को कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पे चंद्रमा है तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, यहीं से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु के भाव पे पड़ती है। तो ऐसे में जातक जैसे बताया निमोनिया इत्यादि रोग का शिकार हो जाता है। गले के रोग, गले में क्या उसका इत्यादि चंद्रमा देता तो छोटी सी बीमारी है, सर्दी जनित बीमारी, लेकिन अगर इसमें लापरवाही कर दिया जाए तो बीमारी बढ़ जाती है और कई बार तंत्रिका इत्यादि क्या अर्थात नस संबंधी बीमारी भी हो जाती है। यहाँ पे अगर शुक्र हो जाए तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी तो यह गज केसरी योग बनेगा और प्रबल गज केसरी योग शुक्र से बनेगा। क्योंकि शुक्र कौन है? लग्नेश है और खष्टेश है। तो ऐसे में जातक श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेगा। कब? जब शुक्र यहाँ हो तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पे। ऐसे में जातक श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेगा और खूब खर्चा करेगा। खूब खर्चा तभी करेगा जब उसके पास खूब धन होगा। तो ऐसे जातक श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। नहीं, अगर शुक्र नहीं है तब भी यह जातक खर्चा तो बहुत सोच समझ के करेगा, लेकिन इसका ऐसे काम पड़ेगा कि जरूरी हो जाता है खर्चा करना। और खर्चा के कारण इसका जातक बोलेगा कि हमारा बचत ही नहीं होता, हम इतना कमाते हैं इतना करते हैं, हमारा बचत ही नहीं होता, अर्थात इसका खर्चा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? द्वादश भावों में आज हमने चंद्रमा को पढ़ लिया। किसी के कोई शंका हो, कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कर सकते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोले। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने जो बताया वो शनिवार के दिन का, और थोड़ी देर पहले बताया था गुरु के मंत्र और राहु और केतु का बीच का मंत्र, वो ग्रहण दोष के लिए है और ये गुरु चांडाल योग के लिए है ना गुरुदेव? देखो, हमने जो शनिवार वाला उपाय बताया वो जब ग्रहण दोष के लिए है, ठीक है। चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा या सूर्य अगर राहु से पीड़ित हो जाते हैं, राहु से ग्रस्त हो जाते हैं या युति हो जाते हैं, तब दूसरा उपाय जो हमने बताया बीज मंत्रों का प्रयोग करके, वो जो है क्या कहते हैं, कब? जब गुरु और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध हो जाए या युत हो जाए, तो ऐसे में राहु केतु और गुरु के क्या कहते हैं, बीज मंत्रों का जाप करके उनसे हम जो हमारे हानि हो रही है
लेकिन कहा ऐसे नहीं कि आप शुरू हो जाओ विधिवत नहा धो के आचमनी इत्यादि करके पवित्र होकर के दीपक प्रज्वलित करें और संकल्प लें कि हम राहु जनित पीड़ा से निवृत्त हेतु या गुरु चांडाल दोष से निवृत्त हो तो और शुभ शुभ फल प्राप्त के कामना से फलाग्रह की संख्या मत दीजिए, क्योंकि अगर संख्या में कम ज्यादा हो गया तो फिर उसका प्राश्चित भी अपने ऊपर होता, फल नहीं मिलता। कि यथासंख्य हम उसका जो है जाप करेंगे। फिर उसके जी बाद आप गुरु की, चंद्रमा की और राहु की जाप करके उसके बाद हवन करें। उसके बाद जी जी जाप हो जाए, जब मान लो 2 दिन 3 दिन में अकेले कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो जाप करके उसके बाद फिर विधिवत हवन करके, हवन में अगर राहु केतु कर रहे हैं तो उसमें काली उड़द या कुछ काला पदार्थ मिला लीजिए, काला तिल मिला लीजिए हवन सामग्री में। गुरु की कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीला पदार्थ, पीली हल्दी इत्यादि, कुछ मीठा इत्यादि मिला करके तब हवन करें तो ज्यादा फल मिलता है। जी ठीक है। गुरुदेव। हाँ, अभी धनु लग्न की कुंडली की बात कर, टाइम बताएं, टाइम क्या हो गया? 9:02। 9:02। चलो अभी टाइम है। धनु लग्न की कुंडली के बारे में बता रहे थे, तो दिखाई दे रहा है, मैंने पेपर एक लगाया है, जी गुरुदेव। दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताएं आप लोग इसमें। हाँ गुरुदेव दिखाई दे रहा है। उपाध्याय दिखाई जी दे रहा तो उपाध्याय जी हाँ जी, बोलिए, गुरुदेव बताएं। को बोलिए। धनु धनु लग्न। लग्न की है। हाँ जी, धनु लग्न में कौन कौन बैठे हैं? लग्न में कोई ग्रह नहीं। लग्न दूसरे में कोई स्थान नहीं। में दूसरे भाव? दूसरे भाव हाँ, में मकर राशि। हाँ, मकर राशि में सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्र और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु, मंगल, सब ग्रह। बुध, गुरु, शुक्र, सारे ग्रह। हाँ, शनि। और सिर्फ राहु 8वें स्थान में कर्क राशि का। राहु मतलब तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 8 6 8 8 कुंडली यही हुई। हाँ। अब ऐसे जातक का देखो है क्या कि मकर राशि में सूर्य है, 7 जनवरी इत्यादि महीने की कुंडली है। ठीक है। फरवरी, 4 फरवरी सही है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर राशि में रहते हैं सूर्य। ठीक है। हाँ बराबर। 14 जनवरी। अब है क्या है, अमावस्या की कुंडली है, अर्थात है माघ महीने की अमावस्या, मौनी अमावस्या जब होती है, माघ महीने मतलब जनवरी, माघ महीने की जो मौनी अमावस्या होती है उसकी कुंडली है। अब ये हम तिथि भी यहाँ से पकड़ लिए। ठीक है, सही है। यहाँ से हमने तिथि भी पकड़ लिया। तो माघ महीने की मौनी अमावस्या जो होती है, हमारे प्रयाग में इसका बड़ा महत्व है। तो ये मौनी अमावस्या की कुंडली है और इसमें योग क्या है, सारे ग्रह हैं। तो अब चूंकि गुरु भी है तो थोड़ा प्रभाव कम होगा, मंगल भी है, पराक्रम। अब इसमें है क्या, सारे ग्रह जब यही हो गए, राहु केतु से दृष्टि भी हो गई, तो ऐसे में अब ये भाव जब खाली हो गए तो पहली बात तो काल सर्प दोष वाला योग यहाँ प्रभावी हो जाता है। ठीक है, राहु केतु से सारे ग्रह युत हो गए। अब ये अष्टग्रही योग बन गया, और ये बहुत कम कुंडलियां ऐसी मिलती है, 5 ग्रह तक तो हो जाते हैं। अब ऐसे जातक में कई प्रकार के स्वभाव, पहली बात इसकी आंखों में दिक्कतें होंगी, हाँ, चश्मा इत्यादि लगा होगा, वाणी में भी दोष हो सकता है। ठीक है, वाणी में भी दोष हो सकता है। वाणी में या दोष तो नहीं है, वाणी लेकिन बहुत बदतमीज है। तो वाणी बहुत बदतमीज है। हाँ, वाणी बहुत गुस्सा बहुत आता वाणी, तो मैं कुछ भी वो बोल देता हूँ। वाणी दोष हो गए, क्योंकि यहाँ वाणी का भी विचार करते हैं, और घर परिवार में किसी से नहीं बनती होगी।
ऐसे में घर परिवार में ना इस पे कोई विश्वास नहीं करता होगा, किसी भी कीमत पे इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। देखो शनि की चलो ठीक है, सूर्य है, प्रभाव के वजह से राहु की दृष्टि पड़ रही है, प्रभाव की वजह से कर ले, लेकिन ऐसे में इस पे जो है कोई विश्वास नहीं करेगा, घर परिवार में कुटुंब में विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें शुभ और अशुभ ग्रह है, मैं मानता हूँ कि, लेकिन इस पे कोई इसका स्वभाव पता नहीं होता कब क्या कर जाए। तो अब खुद भी जो है ना, अब अष्टम में राहु है तो भ्रम जनित, और किसके चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा की राशि में चंद्रमा यही है और चंद्रमा में भी बल नहीं, तो जातक में निर्णय शक्ति कम। अब ऐसे में जातक एक तो कई बार बड़ा आलसी हो जाता है, काम करेगा जो करेगा फटाफट कर लेगा, नहीं कर, चारित्रिक विचार भी, ऐसे जातक में चारित्रिक विचार भी आता है, लड़कियों को छेड़ना, अगर कम एज का होगा लड़कियां छेड़ेगा, और ज्यादा हो गया तो फिर और चारित्रिक विचार गलत औरतों की। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा क्या, ऐसा जातक सुनो, ऐसा जातक अगर इसको धर्म कर्म में लगा दिया जाए तो ये तंत्र मंत्र वेद मंत्र इत्यादि के लिए, क्योंकि यहाँ तो वाणी का भी विचार किया जाता है, तो ऐसी चीजें में बड़ा अच्छा काम कर जाएगा। ऐसा मैं ऐसी धर्म में लगा हूँ। मैं धर्म कार्य में लगा हुआ हूँ। गुरुदेव खुद उनकी कुंडली है, मेरी खुद की है। कुंडली है उनकी। अच्छा, हाँ तो है क्या, अब इन चीजों में लगे। अब यहाँ से फिर देखो दृष्टि, देखो मंगल की दृष्टि देखो, 1 2 3 4 चौथे घर में पड़ी, तो पहली संतान जो है, पहली संतान का, अब वही मंगल का, ये मंगल का घर है, तो इसलिए पहली संतान का क्या होता है, उसका गर्भपात इत्यादि की स्थिति होती है, फिर भी संतान होगा। 4 5 6 7, हाँ संतान होगा। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी तो कई बार, एक आध बार, क्योंकि राहु पे पड़ रही 7वीं दृष्टि, तो एक आध बार एक्सीडेंट इत्यादि हुआ होगा, खून खराबा। हाँ एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है। 7 और क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि है, सूर्य की भी राहु की, तो यहाँ पे हड्डी संबंधित दिक्कतें हो ही गई, आपने फ्रैक्चर बता ही दिया। 7 और 8 9 10 शनि की दृष्टि यहाँ हुई, तो शनि करेंगे क्या, शनि देखो 7 नंबर गिनती पे उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ 10वीं होती है, तीसरी होती है 7वें यहाँ तो सभी को हो गई। यहाँ कई बार भ्रम संबंधित भी रोग देंगे, जो आपको रोग होता भी नहीं उसके संबंध में भी रोग दे देते हैं, लेकिन ये गूढ़ विद्या का है। यहाँ तो कई बार आकस्मिक धन भी मिलेगा। अब चूंकि है क्या, जितने भी स्वामी है सब धन भाव में है, तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति भी अपना हिस्सा तो जहाँ तक ले ही लेता है, दूसरे के हिस्सा में भी छीना झपट कर लेता है। जैसे मान लो अगर छोटा हुआ भाई बंधुओं से, तो हुआ है। जो कुछ गुरुदेव उल्टा हुआ है, जो कुछ घर में आया माँ बांट रही है ना, तो अपना तो हिस्सा लेता ही है जी। मैंने मेरा पूरा हिस्सा सबसे छोटे भाई को दे दिया, पापा से एक भी पैसा नहीं लिया। तो चलो उल्टा हुआ, क्योंकि उल्टा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा जातक अगर चाहता है ना, चलो अपना सारा हिस्सा, तो वो करता क्या, कई बार जो है वो अब दूसरे की, जैसे बचपन में ये आदतें रही होगी, मान लो कोई चीज घर में आया तो होता क्या कि ऐसा अब जातक छीन झपट के, क्योंकि मंगल है इसमें बलवान, राहु की दृष्टि पड़ रही, राहु भी बलवान हो गया, सूर्य स्वामी यही है, तो सबसे ज्यादा लेता है, सबसे ज्यादा ले लेता है। और आपकी अपनी कुंडली है, तो हम तो सोचते हैं कि आप अलग से बातें करें, तो कुछ बातें होती है जहां हम आपकी बात कर सकते, ग्रुप में वो करना नहीं सही है, ठीक है। तो कोशिश करें तो 10 बजे के बाद अगर आप फोन कर सकते हैं तो 10:15 साढ़े 10 तक फोन कर लें, ठीक है। और नहीं तो फिर बाद में कभी सुबह सारे दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या, मान लो कुछ चीजें हम बताएं और ग्रुप में आपने कह दिया हाँ ऐसा होता है, ग्रुप में आपको लोग चिढ़ाएं या कहें, उनके दिमाग में आ गया,
फला के साथ ऐसे है, नहीं समझे, देखते ही। तो देखो सब चीज, हाँ, हर एक चीज में अच्छाई और बुराई होती है। होती है। तो हाँ, तो जिनकी पर्सनल देखिए, जिनकी पर्सनल कुंडलियां है ना, वो लोग अगर अपना दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही चीज है कि वो क्या कहते हैं, बाद में, मतलब कार्यक्रम के पहले या बाद में वो अपनी कुंडली के फोन करके पूछे तो ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि होता है क्या, गुरुदेव उस समय आप कुंडली देखते हैं। अब हमने मान लिया किसी को बोल दिया वो चारित्रिक विकार, गुरुदेव तो चारित्रिक विकार करीब, सुनिए, बंद कर लीजिए संतोष जी भाई। चारित्रिक विकार करीब करीब सब में ही होता है, किसी में, किसी का उजागर हो गया, किसी में नहीं हुआ। अब लेकिन वो अपना लोग नहीं देते, सामने वाले को देख के अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो वो अच्छी चीजें नहीं, या और भी कोई चीज, कई चीजें होती हैं। तो इसलिए पर्सनल कुंडली अगर जिनका हो तो वो फोन करके पूछ सकते हैं। संतोष जी बोले, क्या बोल रहे थे? अपने ग्रुप में ये जिगेश जी है, इनकी भी कुंडली सेम ऐसी है गुरुदेव, ये नहीं है। अष्टपुर। ये मेरी उनका बता रहे गुरुदेव, जिज्ञेस जी भी है। ये मेरी ठीक है, वो बात हो गई है, बात हो गई, फोन करके पूछ गुरुदेव, लेंगे। और हमारे ख्याल गुरुदेव, से समय भी हो गया। गुरुदेव, जी एक ही प्रश्न है मेरा। मानसिक जी शांति बोले। के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मानसिक शांति के लिए एक बार फोन कर लीजिए। मानसिक शांति, देखो कई प्रकार की मानसिक शांति होती है। एक तो मान योगी से भोगी तक सब आनंद की कल्पना करते हैं। भोगी को भोग में आनंद होता है, योगी को योग में आनंद होता है। उसको योग मतलब शांति में ही शांति। किसी को धन से एलर्जी होती है, वो धन नहीं, और किसी को मतलब जैसे गौतम बुद्ध इत्यादि हुए, तो जिन्होंने धन, राज्य, परिवार, उनको सब कुछ था, उनको कोई चिंता ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो कैसी शांति चाहिए सबसे वैसे मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करो। भगवान शिव के जो है सहस्त्र नामों का जप इत्यादि करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वेद पुराणों का कथाओं को पढ़ के, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि पढ़ने से भी शांति मिलती है। जी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो है ज्यादा से ज्यादा धार्मिक हो जाओ। और अब यह कि कैसी शांति चाहिए हो तो आप फोन करके पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि शांति में भी कई प्रकार की शांति हो। कोई मान लो घर से बीवी से तंग आया है, कोई घरेलू परेशानी से तंग है, कोई मुझे पैसे की दिक्कत से तंग है। तो इसलिए अलग अलग दिक्कतों से अलग अलग शांति होती है। ठीक ये है, सब ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नींद नहीं आती है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। नींद नहीं आती तो नींद के लिए सरल उपाय बताऊं? हाँ जी। कोई श्रीमद् भागवत या कोई कथा एक लगा लीजिए मोबाइल में और उसको सुनने लगो। जब उन अच्छा कथाओं को सुनोगे, जी। या कोई पढ़ने लगो, कोई किताब ले लो, पढ़ने लगो, तो ठीक जिन ग्रहों के कारण नींद नहीं आती वो फट से आपको नींद ला देंगे। हाँ, वो बस कथा आपको नहीं सुनने देंगे, बड़ी अच्छी नींद आएगी। बस तो बस आप वही है। अपने मोबाइल में श्रीमद् भागवत या राम कथा लोड कर लो, जी और जी। जब आपको, हाँ, उसको सुनते रहो, सुनते सुनते इतनी बढ़िया नींद में आओगे। ठीक है, या हमारा ये कार्यक्रम जो ज्योतिष वाला होता है, हाँ इसकी जी। रिकॉर्डिंग हम फेसबुक या उस पे यूट्यूब पे डाल दिया जाता है। तो हाँ जी। यूट्यूब से करके इसी को सुनने लगो, सुनते सुनते लेट के इसको सुनने लगो। जी जी बैठ जी। के सुनोगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक, लेट के हाँ वो सुनोगे सही। तो सुनते सुनते नींद आ जाएगी, आराम से सो जाओगे तसल्ली से। हाँ, बस बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। हाँ, गुरुदेव और सुनो, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शंकर जी को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ज्यादा ज्यादा जाप करने से, गायत्री मंत्र के जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी, और जो चित्त में चंचलता रहती है वो कम होगी और नींद आ जाएगी। वो तो मैं बोले, करता हाँ, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ हूँ। ओके एक हाँ माला से काम नहीं चलेगा, ज्यादा से हाँ, ज्यादा करेंगे नींद आ जाएगी अपने आप। बराबर है, वो बराबर है। जी जिज्ञेस जी, बोले आपकी संतोष शादी जी। कैसी हो गई? जिज्ञेस जी, हाँ जी। आपकी शादी कैसी हो गई? लव मैरिज हो गई क्या अरेंज मैरिज हो गई? अरेंज मैरिज। हाँ, क्योंकि क्या सप्तमेश और पंचमेश युति में बैठे हैं ना एक ही जगह पे। हम्म।
हेलो गुरुदेव, हाँ बोले। किसी यजमान का अगर जाप करते समय बार बार ये जमाई क्यों आती है गुरुदेव, ये समझ में नहीं आ रहा है। जमाई जब अभ्यास में नहीं होता ना, कोई भी चीज जब अभ्यास में कभी कभी करते हैं तो जमाई आती है। उसके लिए इसीलिए जब जाप किया करें तो पंचपात्र में एक आचमनी रखो और जल रखो। तो जैसे माला पूरा हो गया, माला आपका एक माला खत्म हुआ तो आप आचमनी कर लो, थोड़ा सा जल नीचे गिरा लो, ठीक है। और आपको जी लगता है जमाई आ रही तो थोड़ा सा आंखों पे छींटा दे दो। और क्योंकि जब नित्य आप ज्यादा, एक तो अभ्यास की कमी से ऐसा होता है, जब अभ्यास आपका जब करने से नहीं होता और कभी कभी करने लगते तब ऐसा आता है। अपना भी करोगे तो नींद आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है, एक तो अभ्यास नहीं होती, दूसरी जब गायत्री इत्यादि का जाप नहीं करते और जजमान के कल्याण के लिए करते हैं तो ऐसे में भी ऐसी समस्या आती है। जी जी ये है कि अगर किसी जजमान के अंदर कार्य कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जितना हो सके जी उससे जी ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप करें, तभी शुभ होता है, ठीक है। जी जी गुरुदेव। नहीं वो पैसा, और मैं बताऊं ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ, ग्रहों को उपाय भी बताता हूँ। लेकिन ग्रहों में अगर तनिक भी, सब लोग सुन लो ग्रुप में, ग्रहों में तनिक भी आपसे चूक हुई तो ग्रह कभी नहीं छोड़ता, आपके परिवार को भी दिक्कत में डाल देता है, आपको भी दिक्कत में डाल देता है। प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे जानने वाले एक पंडित जी हैं, ग्रहों का जाप पहले कराते थे पंडितों से, अब पैसे ले लेते हैं, नहीं कराते। उनके साथ हुआ क्या, उनका बेटी बेटा सब गलत रास्तों पे गया, घर परिवार सब बर्बाद हो गया। पैसे तो कमाते हैं, पैसे बचता नहीं, खुद कर्जे में रहते हैं जिनका ले लेते, और उनके साथ भी झूठ मक्कारी इत्यादि समस्याएं आ गई। और मैं अपना स्वयं बताऊं, एक, क्योंकि मैं पुरोहित कर्म नहीं करता, एक बार हुआ क्या कि कोई यजमान हमसे कुछ ऐसे सलाह मांगे, जैसे होता कि हम ज्योतिष में बता देते हैं, ज्यादातर मैं निःशुल्क ही बता देता हूँ। तो बोले गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरा जाप आप ही करवा दो। तो हमारे यहाँ पंडित लोग आते हैं, तो हमने उनको कहा कि ठीक है, हम किसी पंडित से करा देंगे। तो पंडित जी से बात की, होता क्या कि हमारे पास जो जजमान भी आते बेचारे कमजोर आते हैं, तो उन्होंने किया क्या, सिर्फ 500 रुपए ही डाला। तो हमने पंडित जी से बोला, हमने कहा यार उसका जाप कर दो, थोड़ा बहुत और दिलवा दूंगा। 500 रुपया उन्होंने डाला है हमारे पास। तो बोले ठीक है। एक दिन तो शुरुआत किए, एक दिन वो पंडित जी किए, फिर उनको कहीं से अनुष्ठान मिल गया 1100 रुपये वाला, तो जाप छोड़ के चल दिए। तो हमने कहा यार किसी का, अब चूंकि कोई बीमार इत्यादि आदमी जब करता है तो पैसे तो उसके दिक्कत ही होती है। अब एक दिन जाप करके अगर छोड़ दो तब भी नहीं सही होता। तो उनका जाप मैं करने लगा, राहु का जाप था, और राहु का जाप था, मैं जब करने लगा, सूर्य इत्यादि का जाप किया तो ठीक था। जब हमने राहु का जाप किया तो उस दिन मेरे साथ ही कांड हो गया। कांड क्या हुआ आपको बताऊं? जी हंसोगे आप लोग। देखो राहु कहते हैं कि भ्रम संबंधित दिक्कतें देंगे, और राहु का हमने जाप किया 2 दिन लगातार। हुआ क्या, हमारे पास कुछ पेड़े आए थे घर से, तो उस पेड़े वाले डिब्बे को चूहों ने काट दिया था। तो हमने देखा पेड़ा तो सही है, बस डिब्बा ही कटा है, हमने पेड़ा खा लिया। और मीठा से हम ज्यादा शौकीन हैं, मीठा के ज्यादा शौकीन है, हमने पेड़ा खा लिया। अब थोड़ी देर के बाद मुझे जो है थोड़ा सा कफ इत्यादि का कुछ विकार रहा होगा, थोड़ा सा उल्टी जैसी समस्या हुई। अब मेरे दिमाग में आया आज चूहे किसी के घर से जहर खा के आए होंगे, क्या होगा। अब हमारे दिमाग में, अब मुझे चैन ही न पड़े, मुझे चैन ही न पड़े। काफी देर मैंने कहा किसी को बताऊं, अकेला ही रहता हूँ, कुछ हो गया, अगर जहर खा के आया होगा तो कुछ जो है, हाँ कुछ हो गया, या जब तक मैं बताऊंगा देर हो जाएगी। इस ढंग से फिर मैंने 1-2 लोगों को बताया भी, फिर भी मेरे से नहीं रहा गया। तो मैं अस्पताल गया और डॉक्टर को बताया, तो बोला पंडित जी उससे तो कुछ नहीं होता। फिर भी उसने एक इंजेक्शन दे दिया और मुझे कुछ दवाएं दी, एक टेबलेट दिया, एक इंजेक्शन दिया। और उसने बोला कि
पंडित जी उससे तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बीपी नापा तो बीपी थोड़ा लो आया। अब वो चूंकि दिमाग में तो चल रहा था, तो उसने बोला और कुछ, तो हमें कोई समस्या नहीं थी उस दिन। लेकिन मैंने सोचा कभी कभी सीने में हमारे दर्द होता, कभी कभी होता था, उस दिन था भी नहीं।